हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट इतने 2 लेक्चर्स में हमने ये समझने की कोशिश की कि जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं या जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो किस कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, कैसे डिवाइड किए जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने हगल्स रूल को देखा, हमने क्रेग्स रूल को समझने की कोशिश की। अगर मैं जनरली क्लासीफाई करने की कोशिश करूं साइक्लिक कंपाउंड्स को, साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पे कार्बन का एक सर्कल बन जाता है, एक रिंग बन जाती है, साइक्लिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में या तो वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है या तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड हो सकता है। आई होप आपको कॉन्जुगेशन का मतलब पता होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जहां पर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से जो ऑल्टरनेशन होता है। आपने सबसे पहले व्यंजन रिंग के बारे में पढ़ा होगा, उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो प्लेनार होगा। अगर वो प्लेनार है, वो कॉन्जुगेटेड है, तो या तो वो एरोमेटिक हो सकता है या तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। साइक्लिक कंपाउंड अगर है और अगर उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चार्ज प्रेजेंट है, वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो या तो वो एरोमेटिक हो सकता है या तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर वो एरोमेटिक है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, यहाँ पे एक रूल हम यूज करते हैं जिसको कहा जाता है हकल्स रूल। अब हकल्स रूल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। आपको अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस एरोमेटिक कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ ना आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ और जरा उस ट्रिक को ध्यान से सुनना। अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पाई बॉन्ड होगा। देखो, मिनिमम एक पाई बॉन्ड जब आप बनाते हो तो वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड जब बनाते हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड है, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। फिर अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर उसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फिर से एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ ऑल्टरनेट 2-2 का चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब अगला समझ लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है किसी सिस्टम में, एक ऐसा साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें अगर 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये भी समझ लेना, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम ना अनायंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कटायंस की बात नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की फिलहाल बात कर रहे हैं। आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कटायंस और अनायंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलेगा, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक, 4 है तो एंटी एरोमेटिक, अगर 6 है फिर से एरोमेटिक। तो 2, 6, 10, 14 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। वो दोनों प्लेनार होते हैं, दोनों कॉन्जुगेटेड होते हैं, दोनों के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 है तो एरोमेटिक, 4 है तो एंटी एरोमेटिक, 6 है तो एरोमेटिक। यानी अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, जैसे अगर आप देखो ये 4 का पहाड़ा नहीं लग रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना। तो अगर 4n यानी 4 का पहाड़ा, 4 का टाइम जो टेबल होता है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक। और अगर उसमें +2 कर दिया जाए, जैसे 4 + 2 6, 8 + 2 10, 12 + 2 14, 16 + 2 18, तो 4n में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अगर कोई नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम जहां कॉन्जुगेशन नहीं है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। जब मैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। ऐसा नहीं है कि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हैं ना, सिंगल डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट, पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, एक साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, यानी सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम उसको कहते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब वहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब इसको नॉन कॉन्जुगेटेड कहते हैं, या डबल बॉन्ड होते ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि डबल बॉन्ड नहीं होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, डबल सिंगल होंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे। एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ बेंजीन का ले लीजिए। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ बेंजीन। सी, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे कार्बन जो हैं वो कॉन्जुगेशन में है। ये कार्बन इस कार्बन के साथ है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ है,
ये कार्बन इस कार्बन के साथ, कोई कार्बन है जो रुका हुआ है नहीं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बन मतलब पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन और ये कार्बन इन्वॉल्व है, तो बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन को अगर आप देखो, ये वाले कार्बन को, इसने कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। भैया है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है, लेकिन वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है। बीच में एक ऐसा कार्बन आ चुका है जिसकी वजह से वो कॉन्जुगेशन यहाँ पर आके इतने ही पार्ट में आके रुक गया है, वो पूरा नहीं है। सी बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन होता है और सारे कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए अगर हमको बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना होता है तो हम पूरा सर्कल बना देते हैं। ये पूरा सर्कल क्या बताता है एक तरीके से कि देखो सारे कार्बन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। और अगर मुझे यहाँ बनाना होता तो मैं इसको इस तरीके से कुछ ऐसा बनाता, ये कार्बन से ये कार्बन तक आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि वो कार्बन जो वहां पर वो sp3 हाइब्रिड कार्बन है। जो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो sp3 हाइब्रिड होता है। तो कॉन्जुगेशन अगर मैं कहता हूँ नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब आप एक तरीके से ये समझ लिए नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन वहां पर है। कॉन्जुगेशन है लेकिन नॉन कंटिन्यूअस है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस ना होने के कारण क्या होते हैं? तो या तो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, या तो उसमें कॉन्जुगेशन इनकम्प्लीट होता है, पहला रीजन। ध्यान से सुनना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हम उसे कहते हैं या तो जिसमें कॉन्जुगेशन इनकम्प्लीट रहता है। कॉन्जुगेशन इनकम्प्लीट होने का कारण क्या होगा? कारण होगा sp3 हाइब्रिड कार्बन का प्रेजेंट होना। दूसरा, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। जैसे अगर आप सेकंड एग्जांपल यहाँ देखो ये दोनों कार्बन कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। आप कैसे कह सकते हो नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है? तो भैया यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कॉन्जुगेशन है तो ये तो एरोमेटिक होना चाहिए था। देखो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 5 6, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। आपने इसको नॉन एरोमेटिक क्यों कह दिया? क्या रीजन है इसको कहने का? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखने में ये मॉलिक्यूल अपने को ऐसा लगता है भैया कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई बॉन्ड है, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल है। जब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आप देखते हो तो ये ट्यूब शेप की ज्योमेट्री बना लेता है, जिसमें से ये दो कार्बन, ये और ये और ये और ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और हमारा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फर्क समझ में आया? कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। दोनों कॉन्जुगेटेड होंगे, दोनों के दोनों प्लेनार होंगे, और कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। समझ में आया? तो इसमें सर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो नॉन प्लेनार है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनने की 2 कंडीशन होती हैं। एक तो या तो उसमें नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पहला, वो किस वजह से होगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन की वजह से हो सकता है। दूसरा, वो नॉन प्लेनार होना चाहिए, या तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड हो या तो वो नॉन प्लेनार हो। नॉन प्लेनार कैसे बनेगा? सर वो ना ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनार ना रह के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे उठ जाते हैं। वो कॉन्जुगेटेड है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड है, फिर भी वो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का फर्क समझ में आया? एक बात याद रखना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एक दूसरे के भाई हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, 4 इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, प्लेनार होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड होता है उसके अंदर, बस सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन में फर्क होता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक अलग क्लास है। हो सकता है उसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो, लेकिन अगर प्लेनार नहीं हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हो सकता है वो प्लेनार हो, लेकिन अगर वो नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है तो भी वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पहले तो इसका एक चार्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ मैंने एक चार्ट बना दिया हुआ है। अगर वो एरोमेटिक है तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है, प्लेनार होगा। प्लेनार है तो sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन होने चाहिए। तो कंटिन्यूअस, कॉन्जुगेटेड और प्लेनार, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनार, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो एरोमेटिक बनेगा। तो एंटी एरोमेटिक में भी तो वही होता है, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनार। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सेम है, फर्क सिर्फ कहाँ आता है?
यहाँ हक्कल रूल फॉलो होता है और यहाँ हक्कल रूल का लोअर वर्जन एक तरीके से कह सकते हो। यहाँ 4n+2 फॉलो होता है, यहाँ 4n फॉलो होता है। डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक का। साइक्लिक होगा भाई, साइक्लिक कंपाउंड में ही तो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो साइक्लिक तो होना ही पड़ेगा। पर नॉन कॉन्जुगेशन हो सकता है, या तो नॉन कॉन्जुगेशन या तो नॉन प्लेनार। ये देखो ऐसे नहीं कह सकते कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं उसमें। ये देखो एग्जांपल कॉन्जुगेशन है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, लेकिन नॉन प्लेनार है। तो या तो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा या तो नॉन प्लेनार होगा। कभी कभी केसेस में दोनों प्रॉपर्टीज होगा, दोनों प्रॉपर्टीज होगा। उस पर्टिकुलर केस में हम उसे नॉन एरोमेटिक कहेंगे। याद रखना नॉन प्लेनार दो रीजन से हो सकता है, या तो sp3 हाइब्रिड कार्बन की वजह से हो सकता है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखा। ये नॉन प्लेनार है, क्यों नॉन प्लेनार होगा? हाँ, पहली बात क्यों नॉन प्लेनार होगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन है। sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, और टेट्राहेड्रल अगर आ गई तो 3 डायमेंशन हो गया, तो प्लेनार नहीं रहा। अगर sp2 या sp होता तो वो प्लेनार होता। दूसरा, नॉन साइक्लिक होने का रीजन डिस्टॉर्शन हो सकता है, ज्योमेट्री में स्ट्रेन आ गया, जिसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री स्टेबल ज्योमेट्री नहीं है, वो हो सकता है वो कॉन्फॉर्मर अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे ये ट्यूब शेप, आपने बोट फॉर्मेशन और चेयर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा, बोट फॉर्म चेयर फॉर्म के बारे में, तो सेम फंडा है। तो या तो वो नॉन प्लेनार होगा। दूसरी बात, ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करते, यहाँ हक्कल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ हक्कल रूल मत लगाना, फेल हो जाएगा। आई होप आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का फर्क समझ में आया। प्लीज इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ 3 ही टाइप के साइक्लिक कंपाउंड होते हैं? नहीं भैया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के अलावा हमारे पास होमो एरोमेटिक भी होते हैं और क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहता। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। ये आपके IIT जेम, BHU DU एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही JEE नीट में आएगा। ये सब CSIR नेट या गेट के एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको मैं अभी नहीं कवर करना चाहता। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। होमो एरोमेटिक क्या होते हैं, क्वाजी एरोमेटिक क्या होते हैं, बाद में बता दूंगा। इसको लिख लेना प्लीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब तक आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का फर्क समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये 3 कंपाउंड मैं आपको दे देता हूँ, और कल को मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए इन तीनों कंपाउंड में क्या फर्क है। तो देखो सर, ये कंपाउंड देखोगे तो ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। ये देखो सारे कार्बन इन्वॉल्व हैं। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। मैं वो बता रहा हूँ जब बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यहाँ देखो सर, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, इट इज कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। सी का मतलब कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, दूसरी बात, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर इसमें देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो हमेशा याद रखना, एक डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई, हम सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2, और सारे कार्बन इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो नॉर्मल इंसान क्या कहेगा, सर सारे के सारे कॉन्जुगेटेड है, सारे के सारे एरोमेटिक हैं। नहीं, सबके सब एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ कॉन्जुगेशन एक कंडीशन होती है। मैंने ऐसा कहा क्या कि कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा? कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो या नहीं हो, कॉन्जुगेशन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अब सेकेंड चीज हमें क्या देखनी होती है, उसके अंदर ज्योमेट्री, क्या वो प्लेनार है? ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट, यानी प्लेनरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाती है। अगर आप यहाँ देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि 6, यानी हक्कल रूल को अगर मैं अप्लाई करूँ तो 2 के बाद 6, ऐसा लग रहा है जैसे ये एरोमेटिक होना चाहिए, है ना, ये एरोमेटिक। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखूँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन 2 के बाद 4 6 8, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ऐसा लग रहा है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि आप लोगों को हक्कल रूल पता होगा 4 2 8, 8 का टेबल याद रखने का। और अगर इसको देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 के टेबल में अगर आप देखो 4 4 1 4, तो n का वैल्यू 1 डालोगे तो आपको ये मिलता है। तो क्या एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ही होते हैं? तो फिर नॉन एरोमेटिक क्या होगा यहाँ पे? तो प्रॉब्लम है ज्योमेट्री। सी, अगर मैं सच बताऊं, आप इनकी ज्योमेट्री को चेक करो तो सी देखिए, जस्ट बिकॉज उसके पास उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और वो कॉन्जुगेटेड है, आप इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप उनकी ज्योमेट्रीज देखते हो तो बेंजीन रिंग जो आपको यहाँ दिख रही है 6 कार्बन वाली, ये प्लेनार है, ये प्लेनार है। लेकिन अगर यहाँ आप देखो वो कॉन्जुगेटेड है, वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटेड भी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या है, वो नॉन प्लेनार है। तो यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया आ गया। नॉन प्लेनार हुआ मतलब वो क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में भी है,
वो प्लेनार भी है, इट्स ऑल्सो प्लेनार। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम इस बात से शुरू हो जाती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो तो पाई होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, राइट, एंटी एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, राइट, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा इवन दो उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है, प्रॉब्लम नॉन प्लेनार है। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये फंडा समझ में जरूर आ गया होगा कि सिर्फ कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन या पाई इलेक्ट्रॉन देखने से नहीं चलेगा। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ओ 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 यानी 4 2 जा 8, एंटी एरोमेटिक। नहीं भैया, प्लेनरिटी भी चेक कर लो। और हमको कैसे पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी है कि नहीं, हमको कैसे पता चला ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि नहीं, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उनको कर पाओगे, अगर वो मॉलिक्यूल आपके सामने नजर के। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स तो अब याद रखना, ये 3 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं, अगर ये वाला देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है 1 2 3 4, क्या ये साइक्लिक है? हाँ। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। आप इसको कहोगे नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। ये नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कार्बन है जो कॉन्जुगेशन में, ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाए तो 2 2 4 5 6, इट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हकल रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन से होके चलेगा क्या? यहाँ पर एक कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनार हो जाएगा। और अगर जैसे ही वो नॉन प्लेनार हुआ, वो नॉन, देखो नॉन याद रखना, अगर कहीं पर भी आपको ये नॉन प्लेनार, नॉन कॉन्जुगेटेड दिखाई देता है मतलब वो नॉन एरोमेटिक। अगर कहीं पर भी आपको साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनार, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनार दिखता है मतलब वो या तो वो एरोमेटिक होगा या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। फिर आपको सिर्फ हकल रूल लगा के देखना कितने पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। नॉन वर्ड आया, नॉन प्लेनार, नॉन कॉन्जुगेटेड, मतलब वो नॉन एरोमेटिक। ये ट्रिक्स याद रखना, बहुत बार बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, ये याद रख, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कल को ये 3 मॉलिक्यूल दे दूं और मैं आपसे कहूँ भैया बताओ मुझे ये 3 मॉलिक्यूल, अब तक आपने सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को देखा, आपने जितने भी ये मॉलिक्यूल देखे सारे न्यूट्रल थे, कहीं पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था। लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन, यह 5 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लो यानी साइक्लिक, पेंटा यानी 5 कार्बन वाला, डाइन यानी 2 बार अल्किन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखो तो ये कार्बन और ये कार्बन कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ये मतलब इतने ही कार्बन कॉन्जुगेशन में है। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। तो साइक्लोपेंटाडाइन की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो वो साइक्लिक है, बट वो क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है। वो कॉन्जुगेशन है बट नॉन कंटिन्यूअस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या कहोगे, सर देखो ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा, सर sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लेनार कंपाउंड हो जाएगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब सिर्फ अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे तो उसको एंटी एरोमेटिक कहोगे, बट आप उसको एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते क्योंकि नॉन प्लेनर, नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगता था सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मतलब एरोमेटिक होता है, बेंजीन रिंग से हमने समझ लिया था, नहीं, ये नॉन एरोमेटिक। अगर उसमें से देखो ये जो कार्बन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं इस तरीके से, इसीलिए इसको हम sp3 हाइब्रिड कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन को वहां से निकाल दिया जाए और वो H- बन के वहां से निकल जाए, H- मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो यहाँ अब जो कार्बन बचेगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कार्बन होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये कार्बन देखो sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp3 और इनमें आपको फर्क बता देता हूं। अगर आपका कार्बन ऐसा है, उसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और एक ऑर्बिटल अगर उसके पास कुछ इस तरीके से है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये ऑर्बिटल उसकी खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसको कार्बोकटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोकटायन। तो आपका जो कार्बोकटायन होता है, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें एक ऑर्बिटल होती है जो अनहाइब्रिड रह जाती है। नॉर्मल कार्बन अगर आप देखो, नॉर्मल कार्बन जो होता है जो कि sp3, वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ये आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, नॉर्मल कार्बन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन हो।
अगर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो वो बन जाता है कार्बोकटायन। अगर वो कार्बोकटायन बनता है तो उसके एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कोई हाइड्रोजन लेके निकल के आएगा, जैसे ये हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन H माइनस बन के निकल जाए तो कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल जाती है, वो ट्राइगोनल प्लेनर यानी बाकी के sp2 हाइब्रिड कार्बन जैसा हो जाता है। आई होप आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन पता होता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन वो होता है जिसके पास इस तरीके का दिखता है, जिसके पास कार्बन होगा 1 2 3, एक ऑर्बिटल होती है, लेकिन वो जो ऑर्बिटल होती है उसमें एक अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो भरी हुई होती है, वो भरी हुई होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये ऑर्बिटल आपकी खाली दिखाई देगी, कार्बोकटायन। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन और कार्बोकटायन ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं, इवन दो, इसको जरा समझने की कोशिश करना, ये वाला कार्बन के ऊपर कोई ऑर्बिटल है इस तरीके से जो खाली हो चुकी है। इससे पहले वो वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से। अगर वो 4 अलग अलग बॉन्ड बना रहा था तो वो यहाँ के पाई बॉन्ड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। 4 अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, मुझे क्या जरूरत है, पाई बॉन्ड के साथ वही ऑर्बिटल इंटरेक्ट करती है जो अनहाइब्रिड होगी। यहाँ पर इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ, देखो इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, यहाँ पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, जिन्होंने आपस में पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। एम आई राइट? अब ये लोग उसके साथ तभी इंटरेक्ट करेंगे जब उसके पास भी तो कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन वहां से निकला, अब वो क्या हो गया, उसके पास अब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा, अब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। वो अलग बात है कि उसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा अगले स्लाइड पे समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं आपको साइक्लोपेंटाडाइन का कटायन लेता हूं इस तरीके से, मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, ऐसे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, तो रेदर हम इसको ऐसे बना देते हैं, 5 कार्बन बना लेते हैं। पहला कार्बन, बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है। ध्यान से सुनना जरा, यहाँ कार्बन कार्बन ने बना लिया डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन ने बना लिया डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास नॉर्मली यूजुअली 2 हाइड्रोजन होते थे और 2 बॉन्ड होते थे। तो डबल बॉन्ड बनाने का काम सिर्फ ये 2 कार्बन और यहाँ के 2 कार्बन करते थे, ये कार्बन नहीं कर रहा था। जैसे ही ये हाइड्रोजन गायब हुआ, कार्बोकटायन बना, ये हाइड्रोजन ऐसा हो गया। अब इसके पास एक ऑर्बिटल है जो कि खाली पड़ी हुई है, और बाकी के जो इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स थे ये भरे हुए ऑर्बिटल्स थे, क्योंकि पाई बॉन्ड तो तभी बनता है ना जब ऑर्बिटल भरे हुए होंगे। इस तरीके से ये भरे हुए थे, देखिए इस तरीके से ये भरे हुए थे। अब भाई एम्प्टी ऑर्बिटल है, अगर इसको इनके साथ बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिएगा ना, लेकिन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला कार्बन इस कार्बन से इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और उन इलेक्ट्रॉन को छीन के अगर यहाँ ट्रांसफर कर देगा तो मुझे बताइए कैसा माहौल बनेगा। इस तरीके से कार्बन 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 होगा। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हैं अभी भी, देखो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो थे, जो ये यहाँ बॉन्ड बना रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल के इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल थी, क्योंकि यहाँ से कोई H+ निकल गया बाहर, यहाँ से H- बाहर निकल गया, उसमें डाल दिया। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ बन गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ इनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स थे ही, ये देखो इनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना ही रहे थे। अब कार्बन इस पे पॉजिटिव, तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा विद पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। समझने वाली बात यहाँ पे जो है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बन रहा है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो सिर्फ यही है। नहीं, पॉजिटिव चार्ज आना मतलब वहाँ ऑर्बिटल का खाली होना। अगर वहाँ ऑर्बिटल खाली हुई तो ये बॉन्ड वहाँ माइग्रेट हो सकता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस कार्बन पे, जो कि अब तक यहाँ पर था, ऑर्बिटल खाली हो गई है, ये कार्बन अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा,
इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, वहां अपने अपने पास रखेगा, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो आपका अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ ऑर्बिटल भर जाएगी, यहाँ ऑर्बिटल भरी हुई थी क्योंकि ये तो अपना भरा हुआ ही है ना ऑर्बिटल। अब ये लोग पाई बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, पाई बॉन्ड जो होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑर्बिटल अब खाली हो जाएगी इस कार्बन की, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन वहां चले गए। ये ऑर्बिटल अब खाली हो गई और ये कार्बन के साथ इसका बॉन्ड अभी भी वैसे का वैसा ही बना रहेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस कार्बन पे। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझनी है तो रेजोनेंस आना चाहिए। ये वही बात होगी जब आप मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो, कहीं एक कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कैसे वो चार्जेस को स्विंग करते हैं यहाँ से वहाँ एरोस से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था। देखो कार्बोकैटायन अभी भी है लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये वाला कार्बन इस कार्बन को कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन वापस दे, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मेरे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है भैया। हाँ, तो सबसे पहले कहूँगा इसके अंदर कंटिन्यूस, मैं स्पेलिंग कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस से ज़्यादा मैं कहूँगा कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनार है? अब आपको लग रहा होगा कार्बोकैटायन बन गया तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्यों भी, वो तो sp3 हाइब्रिड होता है ना, ये तो sp3 थोड़ी ना, ऑर्बिटल खाली है। तो ये मॉलिक्यूल अभी भी प्लेनार ही रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब 1 2 3 4, 4 ही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है, प्लेनार है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सर ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? इसीलिए मैंने यहाँ एंटी एरोमेटिक लिखा हुआ है साइक्लोपेंटाडिनाइल कटायन को। व्हाट अबाउट अनायन? अनायन की बात करो, अनायन के केस में क्या होगा? देखो सर, जहाँ कार्बन में जब हाइड्रोजन निकल के गया तो वो इस तरीके का हो गया जिसमें एक ऑर्बिटल खाली था। अगर हाइड्रोजन निकल के जाए और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए तब क्या होगा? तो देखो अगर आपके पास इसको ज्योमेट्री को मैं ऐसे बनाऊं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो ऐसे, ये कार्बन इस तरीके से, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में था, ये टेट्राहेड्रल था। जैसे ही एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इस कार्बन के पास अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कहने को तो अभी भी उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि अगर कार्बो अनायन बना है, कार्बो अनायन कोई स्क्वायर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, कुछ हद तक वो टेट्राहेड्रल ही होता है। लेकिन सिंस उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो लोन यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने ये देखा हो, हम यहाँ दिखाते थे ऑक्सीजन, यहाँ पे फिनॉल के केस में आपने अगर रेजोनेंस पढ़ा हो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, देखो वो कैसे यहाँ इन्वॉल्व हो जाता था डबल बॉन्ड बनाने। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम उस मॉलिक्यूल के अंदर वो जो एटम है जिसपे उसको हम प्लेनार कंसिडर करेंगे। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, अगर मैं यहाँ हटाऊं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा डबल बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि उस कार्बन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बॉन्ड बनाने चले जाएं तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से, यहाँ अब नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो रेजोनेंस हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो ये यहाँ चला जाएगा। मेरा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो इस नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड को वहाँ जाना पड़ेगा। मेरा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इन शॉर्ट अगर आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है। तो एरोमेट, इसको साइक्लोपेंटाडिनाइल में आप क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, पहली बात। दूसरी बात, अब आप ये प्लेनार है कि नॉन प्लेनार है, मैंने कहा ना, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है कॉन्जुगेशन के अंदर तो वो प्लेनार कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो गया आपका, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन भी तो आएगा ना, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, प्लेनर। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो देखो कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ सर, 2 तो इधर के, 1 2 3 4 ये, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, उनकी वजह से ही तो कॉन्जुगेशन। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, खाली ऑर्बिटल था, यहाँ भरा हुआ ऑर्बिटल, बस ऐसे इमेजिन कर लो, ये ऑर्बिटल खाली था, ये ऑर्बिटल यहाँ जो होगा ऐसे मान लो उसमें भरा हुआ है, या रेदर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, यहाँ पर भरी हुई ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तो हो रहा है ना कॉन्जुगेशन में, तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक कहेंगे। अक्ल रूल लगा के देख लो, नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि नॉन प्लेनार नहीं है और नॉन कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो या तो एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में फर्क सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ देखो ये एंटी एरोमेटिक क्यों कहलाया, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, ये भी प्लेनार है, ये भी प्लेनार है। ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन अनायन की वजह से है, यहाँ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन कटायन की वजह से है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल थी जिनकी वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा था वो खाली पड़ी हुई थी, और कॉन्जुगेट तो यहाँ के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को है ही नहीं, तो काउंट कहाँ से करेंगे। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4, तो दोनों प्लेनार हैं, दोनों कॉन्जुगेटेड हैं, दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन एक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर 6, इसलिए एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो देखो अब ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, इस मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है ये कॉन्जुगेशन दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो sp3 है, sp3 होने की वजह से वो नॉन प्लेनार है, नॉन प्लेनार होने की वजह से नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है और नॉन प्लेनार है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एक का कटायन और एक का अनायन और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो साइक्लोपेंटाडिनाइल कटायन, अनायन और साइक्लोपेंटाडाइन के बारे में याद रखना, ये क्या होता है लिख ले लो कहीं पे, ये नोट्स बना के रख लो, आपको ये काम आने वाली बहुत अच्छी चीजें लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से साइक्लिक नॉन साइक्लिक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बीच का जो फर्क है वो आपको समझ में आया होगा। काफी एग्जांपल्स मैंने आपको लेके दिखा दिए, ये इतने ही नहीं और भी एग्जांपल्स लेने वाला हूँ मैं, और ये एक फर्क समझ में आएगा कैसे कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए हमने हेडिंग डाली अंडरस्टैंडिंग कॉन्जुगेशन, हाउ कॉन्जुगेशन हैपेंस, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे, अच्छा एक और मॉलिक्यूल है मैं वो भी ले लेता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ट्रोपिलियम कटायन है, ये उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये उसका कटायन है। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कौन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक क्या है। ये जो कि न्यूट्रल है, ये जिसका कटायन बन चुका है, और अगर इसी का अनायन बनाया जाता, अगर इसी का अनायन बनाया जाता इस तरीके से, यहाँ यहाँ यहाँ, और इसका अगर अनायन बना दिया जाता तब क्या होता। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कटायन और अनायन, आपको उसके ऊपर मुझे कमेंट करना है, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। सोचो, दिमाग लगाओ, इसके बारे में मुझे कमेंट करके सिर्फ बता देना, प्रोपिलियम कटायन, प्रोपिलियम अनायन, और सिर्फ नॉर्मल प्रोपिलियम अगर आप लेते हो तो उनमें क्या है, उनकी क्या कंडीशंस है, आर दे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।